तो राइट में हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया करंट फिर से ऐसे चलेगा वायर में से, ठीक है, लेकिन सर्कुलर चलेगा और सर्कुलर चलने की वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इस केस में फिर से हम वैसे कहेंगे कि आर रेडियस है यहाँ पे और डीएल हमारे पास पाथ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसमें से भी, पर है वही कॉइलिंग है तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ को बन जा रही है, मान लो जैसे बी और डीएल। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपको पता ही है कि बी डॉट डीएल जब आप लेते हो एम्पियर सर्किटल लॉ में तो वो आ जाती है म्यू नॉट टाइम्स द करंट, लेकिन फिर से क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे तो एन आई, ठीक है बात। अब ये बन गया वी डी एल कॉस जीरो म्यू नॉट एन आई। अब फिर वही इसमें जो लगा लॉ फिर से वही लगा कि बी और डी एल एक ही तरफ को है तो इस वजह से अब ये बन गया बी और डीएल का इंटीग्रेशन cos 0 तो 1 होता है जैसा कि आपको पहले से पता है। तो b अब dl मींस 2 पाई r है ना। अब की बात सर्कमफरेंस, क्योंकि ये फिर से सर्कुलर हो गया ना, तो दिस बिकम्स b इज इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई r इनटू i। तो ये जो 2 पाई r n अपॉन 2 पाई r है इसको मैं फिर से स्मॉल n मान लूंगा। देखो ये भी वही आंसर है। तो राइट में भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई है, ठीक है बात, ठीक है। मैंने एन अपॉन 2 पाई आर को स्मॉल एन मान लिया। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सर्कमफ्रेंस की लेंथ ही होती है, ठीक है, समझ गए। तो हम इसकी हेडिंग लिख देते हैं फोर्स बिटवीन two infinitely long straight wires carrying current in same direction। ये इंपॉर्टेंट बात है, in same direction। करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें से और इसमें से। मान लो इसमें से I1 इसमें से I2, दोनों वायर्स कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एक दूसरे से, मान लो L डिस्टेंस पे, ठीक है, या D डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर। तो अब आप समझिएगा फिर से, चलो D डिस्टेंस ही लिख लेते हैं, L लेंथ की लेंथ इसकी लेंथ मान लेंगे। तो जैसा कि बात हुई जो करंट है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है, तो I1 की वजह से भी इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है और I2 की वजह से भी इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है। तो I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो खुद तो उसको पता लगेगा नहीं, है ना, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कोई दूसरा पता लगाएगा। तो दूसरा बैठा हुआ यहाँ पे I2, तो इसका मतलब I2 किसकी फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, I1 की, है ना। ऐसे I1 किसकी फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, I2 की। समझ रहे ना बात आप लोग। अच्छा देखो ये राइट हैंड, तो राइट हैंड थंब के हिसाब से थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड I2 के ऊपर ऐसे लग रही है अंदर को, तो इस तरह से मैं मान लेता हूँ कि ये क्रॉस मतलब अंदर को, तो ये B1 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट I1 बट एक्सपीरियंस्ड बाय करंट I2। ऐसे ही I2 की बात करते हैं तो इसमें से ऐसे आ रहा है करंट, तो जब ये ऐसे आ रहा है तो इसके ऊपर जब आ रहा है तो ये बाहर को आ रही है फील्ड यहाँ से, तो ये ऐसे मानते हैं B2, ठीक है बात। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ बताने वाला हूँ आपको और उसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये ना लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि आपकी जो 3 फिंगर्स हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब इसमें और इसमें 90 डिग्री, इसमें और इसमें 90 डिग्री और इसमें और इसमें 90 डिग्री, ठीक है। तो वो बोलता है कि अगर हम जो मिडिल फिंगर है इसको इससे करंट को रिप्रेजेंट करें और फर्स्ट फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे देखो, ये करंट ऊपर को जा रहा है, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो कौन सी है, B2, ये कहां को आ रही है, बाहर को,
है ना, बाहर को आ रही है, डॉट मीन्स बाहर को आ रही है, क्रॉस मीन्स अंदर को जा रही है। तो करंट ऊपर को लग रहा है, करंट ऊपर को लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रही है, थंब किस तरफ को जा रहा है, उस तरफ को, यानी कि थंब की फोर्स किसकी डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स दूसरे वाले करंट की डायरेक्शन उस तरफ को लग रही है, परले वाले वायर को। ऐसे जो परले वाली वायर है उस केस में उल्टा है, उस केस में ऐसा हो गया, करंट ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, और थंब उस तरफ को। तो ये F1 और F2 दोनों एक दूसरे की तरफ को लग रहे हैं। समझ गए बात, यहां तक लग गया ना पता। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपको पता ही है कि जो स्ट्रेट वायर्स होती हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई, जैसे 2I लिख रहे थे ना, तो 2I1 ओवर 4 पाई r, है ना, यही था ना फॉर्मूला, यही था ना फॉर्मूला। तो V1 इज म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई r। अगर 4 पाई नहीं लिखोगे तो 2 पाई लिखोगे, पर फिर ऊपर वाला 2 काटना पड़ना, है ना। तो ये झंझट रखना नहीं, ऐसे ही याद रखनी बात। अब एक जो लॉ पीछे छूट गया, उस लॉ, वो लॉ था फोर्स का। ये फोर्स जो लगती है, जो मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता रहा था, ये एक्चुअली थोड़ा सा आगे पीछे कर दियो टॉपिक, ये भी मैं करा दूंगा आपको टॉपिक फोर्स वाला भी। ये लॉ बोलता है कि जो फोर्स लगती है होती है BIL, फोर्स जो लगती है वो लगती है BIL, मतलब वायर की वजह से जो फोर्स लगती है, ठीक है। तो फोर्स लगती है BIL। तो अभी यहाँ पे फोर्स लग रही है F1 मान लो, तो F1 किस करंट की वजह से लग रही है, I1 करंट की वजह से, है ना। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, लेकिन V2 इंटू लेंथ, सही बात है। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर 1, मैं इसको कंडक्टर 1 मान लेता हूं और इसको कंडक्टर 2। तो कंडक्टर 1 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा पर यूनिट लेंथ, यानी कि F1 अपॉन L। लेंथ पर यूनिट क्यों की, क्योंकि ये लेंथ इनफाइनाइट टू इन्फिनिटली लॉन्ग, इन्फिनिटली मतलब बहुत ही ज्यादा लंबी, हमें नहीं पता कितनी लंबी, मैं लेंथ नहीं डिसाइड की हुई है, ठीक है। तो हम लेंथ को पर यूनिट कर दे रहे हैं, लेंथ से हमने डिवाइड कर दी है, जितनी भी लेनी उतनी से डिवाइड कर दी। तो F1 अपॉन L, L इज इक्वल टू क्या बच गया, V2 I1। तो V2 क्या है, तो यहाँ तो मैंने V1 लिखा हुआ, लेकिन V2 अगर आपने लिखा हो तो आप लिखोगे V0 अपॉन 4 पाई 2I2 ओवर R 2I1। तो फॉर्मूला आ गया V0 2I1 I2 ओवर 4 पाई, ठीक है। लेट अस सपोज इट इज F1 dash, F1 dash is force per unit length experienced by the conductor 1, which is equal to mu0 2I1 I2 upon 4 pi. Similarly, F2 dash is equal to F2 upon L, which will be again mu0 4 pi। अच्छा, यहाँ पे V1 आना था, यहाँ I2 आ जाना, तो V1 आना, तो करंट वही आ जाना 2I1 और 2I2 upon R। तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये और ये सेम आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों फोर्सेस क्या है, सेम, दोनों फोर्स सेम लग रही है। ऑल्दो दोनों में से करंट अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है ना, दोनों में से करंट अलग अलग चल रहे हैं, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग बन रही है, क्योंकि अगर करंट अलग अलग हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऑटोमेटिकली अलग अलग बनेगी। तो करंट अलग अलग चल रहे हैं I1 I2, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग बन रही है, लेकिन फोर्स जो है वो इक्वल आ रही है दोनों की, ठीक है। तो दोनों की फोर्स इक्वल आ रही है, और इंटरेस्टिंगली दोनों ही एक दूसरे की तरफ को लग रही है, यानी कि अट्रैक्टिव है। जबकि ऐसा होता नहीं है, सेम डायरेक्शन मतलब अगर सेम, जनरली हमने पढ़ा होता है कि अगर सेम डायरेक्शन है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है वायर्स के, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया। So that is F1 dash is equal to F2 dash and is
अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इसी का आर्टिकल एक सीरीज में ये था, दूसरी सीरीज में था कि करंट कैरिंग वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो दोनों फोर्स बाहर हो जाएंगे, एक इधर को और एक उधर को, ठीक है, और उसको आएगा आंसर सेम ही, पर यहाँ रिपल्सिव आएगा। समझ गए बात? ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको नोट कर लेना है।